धरती अपनी लाइव टीवी के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। हाजिर हूं फिर एक नए एपिसोड के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे इस चैनल धरती अपनी लाइव टीवी को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने ख्यालात का इजहार भी करें। आने वाले हफ्तों में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने को हैं। पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां चुनाव होना है। और फर्स्ट फेज का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में वो 10 फरवरी को होगा। लेकिन इस चुनाव की चर्चा जो है सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर है और सबसे ज्यादा सियासी सरगर्मी भी वहीं देखी जा रही है। और मीडिया जो है वो उत्तर प्रदेश को ज्यादा अहमियत दे रहा है। ऐसा ये नैरेटिव तय कर दिया गया है मीडिया के जरिए कि उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन होता है उसी के रास्ते जो है वो दिल्ली के गद्दी पे पहुंचा जा सकता है, जिसमें सच्चाई नहीं है। ये देश सभी राज्यों को मिलकर बना है और सब राज्यों का जो चुनाव होता है वो अपने आप में अहमियत का हामिल होता है। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव उनमें से एक है। मीडिया इस चुनाव को और जो सियासी लीडर हैं हमारे, वो इस चुनाव को ऐसा पेश कर रहा है जैसे कि ये बहुत खास चुनाव है और सारे नैरेटिव्स ऐसे बनाए जा रहे हैं कि वोटों का पोलराइजेशन हो सके। जितना ज्यादा वोटों का पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा फायदा जो है वो एक खास सियासी पार्टी को होगा, जिसके बारे में हम और आप सब जानते हैं, जिसका मकसद ही होता है वोट का पोलराइजेशन करना और सत्ता के गलियारे में अपनी पहुंच बनाना और सत्ता की बागडोर को पर अपना कब्जा जमाना। देखिए, अगर यूपी में पोलराइजेशन की बात की जाए तो यूपी का चुनाव ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 1992 में जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, जिसके बाद वहां की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बर्खास्त कर दिया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है वो निभाया और सरकार बर्खास्त कर दी गई यूपी में। चूंकि उस सरकार ने, जो कल्याण सिंह की जो वहां सरकार थी डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के वक्त, उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि वो बाबरी मस्जिद की हिफाजत हर हाल में करेंगे और वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं निभा पाई और जिसको लेकर के वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। नो डाउट इस देश में मस्जिद और मंदिर का मुद्दा जो है वो एक अहमियत का हामिल तो होता है, लेकिन जो स्टेट के चुनाव होते हैं उसमें लोकल इश्यूज बहुत हावी होता है और लोकल मुद्दों पर ये चुनाव लड़े जाते हैं। 2017 में भारतीय जनता की सरकार बनी यूपी में, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार थी। 403 सीटों में 325 सीट बीजेपी को आए और तमाम पार्टियां जो हैं उनका जो मुजाहरा रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, और अकेले बीजेपी ने सरकार बनाई वहां पे और 5 सालों तक सरकार चली भी वहां। लेकिन इस सरकार ने जो दूसरे मुद्दे हैं उसको एक किनारे कर दिया
और एक खास और पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बना करके ये काम करती रही। और CA/NRC का जो मुजाहरा हुआ पूरे देश में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो वहां यूपी के लोग मुतासिर हुए, गिरफ्तारियां भी वहां हुई ज्यादा, मुकदमे भी दर्ज किए। अभी लगभग 20 के करीब लोगों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। चुनाव है, हर सियासी पार्टी को यह हक होता है कि वो जनता के बीच जाए और जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है उस पर बात करे, और फिर चुनाव जो है वो अगर निष्पक्ष होता है तो जनता को यह हक है कि वो फैसला करती है। यूपी का चुनाव जो 2022 का चुनाव है उसमें जनता के जो मुद्दे हैं उसको दरकिनार कर दिया गया है, और ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए, वोटों का पोलराइजेशन हो जाए और उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिले। इसीलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी ने ऐसे बयानात देने शुरू कर दिए, और खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं। पहले तो ये कहा गया कि ये चुनाव जो है वो 80% बनाम 20% के है, फिर में और भी बयानात आते रहे। कहा गया कि वो टोपी वाले, लुंगी वाले, जालीदार टोपी वाले, लुंगी वाले, तमंचा, दहशतगर्द, आतंकवाद की सरकार, ये वो इस तरह की बातें हो रही हैं। और जो सबसे खतरनाक बयान जो आया है वो ये है कि मैं 10 मार्च को जो है तमाम गर्मी निकाल दूंगा, और जून जुलाई के महीने में भी शिमला का ठंडक लोगों को महसूस होने लगेगा। देखिए, कोई भी शख्स होता है, और खास करके जो देश का इतना बड़ा राज्य है जहां 24 करोड़ लोगों की आबादी है, उसमें सिर्फ मुसलमान 20% हैं, बकिया 80% लोग दिगर जात के हैं। उसमें अपर कास्ट के भी लोग हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के भी लोग हैं, और निचले कमजोर तबका के, पिछड़े तबका के भी लोग हैं। यूपी का जो पश्चिमी इलाका है वो शुगर बॉल के नाम से जाना जाता है, जाट लैंड के नाम से जाना जाता है। वहां गन्ना के किसान होते हैं और उनके मुद्दे हैं। गन्ना का भुगतान उनको वक्त पर नहीं किया गया है, किसानों के कर्ज के मामले हैं। जो 3 बिल अभी जो आए थे ऑर्डिनेंस के माध्यम से, जो बिल लाए गए, उसको लेकर के किसानों ने लगभग 13 महीने तक जो आंदोलन चला, उसमें यूपी के लखीमपुर खीरी में जो हादसा हो गया, किसानों पर जो गाड़ियां चढ़ा दी गई, वहां के मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के जरिया, और किसान को कुचला गया, उसमें कई किसानों की मौत हो गई। किसान जाट लैंड है तो ज्यादातर उस इलाके में किसान तबका है जो खेती करते हैं, और उनका मुख्य रोजगार जो है वो खेती ही है। तो उसमें जो उनके मुद्दे थे, जो नाराजगी थी सरकार से, हो सकता है कि वहां पर पश्चिमी यूपी का ये इलाका जहां पर 130 सीट है, जिसमें बीजेपी को पिछले 2017 के चुनाव में 109 सीटें आई थी, इस दफा हो सकता है कि वहां कुछ बदलाव आए। लेकिन इसमें सबसे अहम जो वो फैक्टर काम करेगा वो जयंत चौधरी का इस चुनाव में एंट्री है, और उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। और जयंत चौधरी पढ़े लिखे नौजवान हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डिग्री हासिल की है, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल साइंस में पढ़े लिखे नौजवान है। और 2009 में वो शायद 2009 में उन्होंने मथुरा के पार्लियामेंट सीट्स की नुमाइंदगी उन्होंने की है। और उनका एक बहुत गोल्डन जो है सियासी बैकग्राउंड, उनके दादा चौधरी चरण सिंह, वो किसानों के मुद्दों को लेकर के बहुत एक्टिव रहे, और कई कानून उन्होंने पास कराया जिसमें किसानों के कर्ज की माफी, जमींदारी एक्ट का खात्मा
किसानों का फर्टिलाइजर पर से सेल टैक्स की माफी। तो किसानों के एक बड़े लीडर माने जाते थे, देश के प्रधानमंत्री भी बने, वो वजीर आजम भी बने। उनको विरासत, जयंत चौधरी को विरासत में मिला है। उनके दादा चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, फिर वालिद उनके जो है अजीत सिंह कैबिनेट मिनिस्टर रहे, सभी गवर्नमेंट में वो बतौर कैबिनेट मिनिस्टर रहे। और जाटों का एक अपनी पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ है, पहचान है, उनका गठबंधन है। और 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगा हो गया था, तो वो दंगा जो है उसका फायदा दंगा कराने वालों को मिला और वो लोग पार्लियामेंट और असेंबली में पहुंच गए। और वहां एक मुस्लिम और किसानों का जाटों का एक गठजोड़ था, वो बिखर गया, उनमें दरारें पैदा हो गई। लेकिन हाल के दिनों में ये देखा गया कि किसान आंदोलन के बाद 2013 का जो दंगा हुआ उसमें अखिलेश की सरकार थी, तो मुसलमानों को भी नाराजगी थी मौजूदा सरकार, चूंकि भाई जो सरकार होती है दंगा कराने वालों का तो जिम्मेदार है होती ही, लेकिन सरकार जो है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। और कोई भी अच्छी सरकार जो होगी उसको जिम्मेदारी के साथ इस तरह के वारदात को रोकना चाहिए था। अखिलेश सरकार जो है उसमें नाकाम रही और काफी लोग दंगा पीड़ित जो मुतासिरा खानदान थे वो पलायन कर गए और अलग अपना महफूज नहीं उन लोगों ने समझा, जहां महफूज समझा वहां जाकर बसे। कैराना में कहा गया कि हिंदू परिवार पलायन किया गया और एक बीजेपी के नेता हुआ करते थे हुकुमदेव नारायण साहब, उन्होंने ये बात मीडिया में लाया कि काफी बड़े पैमाने पे हिंदुओं का पलायन हो गया है। बाद में जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर एक रिपोर्ट की, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने बनाया, इसकी जांच पड़ताल की, तो उसमें पता चला कि ऐसा कोई ये हकीकत से परे मामला है और इसमें सच्चाई नहीं। यहां एक परिवार के बारे में आया कि इस तरह का कुछ मामला हुआ था, जबकि हुकुमदेव नारायण सिंह ने कहा था कि नहीं 350 परिवार जो हैं वहां से। बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी कि नहीं ये मामला हमसे गलती हो गई, और जो अखबारों में छपा भी उस जमाने के। हालांकि उनकी मौत भी हो गई है, कद्दावर नेता थे बीजेपी के। तो अब देखिए क्या हुआ कि देश के गृह मंत्री ने चुनाव प्रचार जो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका वहां से कैराने से ही शुरू किया और पलायन को जो है उन्होंने मुद्दा बनाया। और जो बातें जो एक पॉलिटिकल लीडर करता है, लेकिन देश के गृह मंत्री भी हैं वो, उसके साथ साथ अमित शाह बहुत जिम्मेदार पोस्ट पे हैं और वो घर घर जाकर चुनाव प्रचार, खैर वो तो हर डेमोक्रेटिक सेटअप में हर पॉलिटिकल पार्टी को है, तो ये राइट बनता है कि वो अपना चुनाव प्रचार इलेक्शन मैनिफेस्टो लोगों के बीच में लेकर के जाए, और जाना भी चाहिए ताकि लोगों के सामने खुद आमना सामने बातचीत हो, खुलकर बातें रखी जाए, लोगों के दुख दर्द को सुना जाए। लेकिन पूरे इस एपिसोड में ऐसा लगा कि यूपी का जो कैराना का मामला है या फिर सहारनपुर में जो उनका दौरा रहा, तो ये लगा कि ऐसा लगा कि ये पूरा पोलराइज करने की कोशिश हो रही है चुनाव को। इलेक्शन कमीशन जो है, जिसके जिम्मे जो है देश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना है, उसके रोल को भी लेकर लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि चुनाव यूपी का जो है वो निष्पक्ष हो और पीसफुल हो। चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो हमारा सामाजिक संरचना है, जो सोशल फैब्रिक्स है, जो हजारों साल से कायम है यहाँ पे, वो बरकरार रहे। जयंत चौधरी जो है वो इस बार का जो यूपी चुनाव होगा उसमें तमाम मुद्दे जो हैं, जो कोशिश हो रही है कि ये यूपी का चुनाव जो है हिंदू बनाम मुसलमान करा दिया जाए, उसमें ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी की जो एंट्री हो गई है और जिस तरह से वो जो उनका अंदाज है, उससे लगता है कि ये गैप जो है वो कम हुआ है और कम हो जाएगा। और जो आने वाला चुनाव यूपी का है उसमें वो एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होंगे।
जयंत चौधरी को विरासत में मिला है ये सियासत, और वो इस चीज को समझ रहे हैं कि ये जो असल मुद्दे हैं वही इस देश के लिए के हक में है, और जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं इससे न देश का फायदा होगा न लोगों का फायदा होगा। देखिए, ये कोशिश हो रही है कि जो एक खास तबका का जो सेकुलर वोट है, ये कहा जाए कि सेकुलर जो वोट है उसको किसी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। 2017 में भी यही हुआ था। जो सेकुलर वोट यूपी का है वो बढ़ गया। मायावती की जो पार्टी है बीएसपी और समाजवादी पार्टी के में बटा जो वोट, और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला। इस दफा का जो चुनाव होगा उसमें यह कोशिश हो रही है कि ये जो सेकुलर वोट है इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। इसमें ओवैसी की पार्टी भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फैक्टर अगर इन पर रोक लग जाता है तो जो गठबंधन जो समाजवादी पार्टी है और आरएलडी है इसको ज्यादा सीटें आएंगी और इसका फायदा भी उनको मिलेगा। देखिए, फर्स्ट फेज का जो चुनाव है, फर्स्ट फेज का जो चुनाव होने के बाद यूपी का, उसके बाद ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है। 7 फेज हैं वहां पे, उसके साथ और भी 4 राज्यों के चुनाव हैं। लेकिन मीडिया में जो नैरेटिव्स जो मीडिया को दे दिया गया, तय कर दिया गया, मीडिया उसी पर काम कर रही है। ये तो कुछ सोशल मीडिया के लोग हैं जो फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और किसान जो आंदोलन है, किसान जो तहरीक है, उसका एक बड़ा असर इस इलाके में पाया जा रहा है। तो सेकुलर वोट अगर बढ़ता नहीं है तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी को इसका फायदा होगा। और जयंत चौधरी एक बड़े किंग मेकर के हैसियत से बनकर उभरेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और फिर से एक बार ये जो चौधरी चरण सिंह का परिवार है, जिसकी नुमाइंदगी जिसको का विरासत जो है वो आगे बढ़ा रहा है जयंत चौधरी, ये बहुत दूर तक जाएंगे। ये यूपी की सियासत में भी और मुल्क के सियासत में भी इनका एक अहम रोल होगा। जाट लाइन और शुगर बॉल के नाम से जाना जाने वाला पश्चिमी यूपी का ये इलाका फिर से भाईचारे के लिए जाना जाने लगा है, और इसकी मिठास जो है वो फिर से लौटने लगी है। धरती अपनी लाइव टीवी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हमारे इस एपिसोड के बारे में आप क्या राय रखते हैं? यूपी चुनाव में आपकी क्या राय है? कौन से मुद्दे इस चुनाव में रहेंगे? इस पर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर दें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।